बच्चों, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। तो आज का हमारा टॉपिक मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो जो चट्टानों का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक शक्तियों द्वारा मृदा के रूप में बदलना, यानी कि जो चट्टानें हैं किसी भी प्रक्रिया द्वारा भौतिक, रासायनिक और जैविक जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उन प्रक्रमों के द्वारा मृदा के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है मृदा निर्माण। यानी हम ये कह सकते हैं कि चट्टानों का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रमों द्वारा मृदा के रूप में बदलना ही मृदा की उत्पत्ति कहलाती है। जब चट्टानें वायुमंडल की क्रिया द्वारा टूटने से असंगठित पैतृक पदार्थ बनाती हैं, वायुमंडल की क्रिया से टूटती हैं तो संश्लेषित असंगठित पदार्थ बनते हैं। ये संश्लेषित को काट देना यहाँ से, और असंगठित पैतृक पदार्थ है, ध्यान रखना। तो जब चट्टानें वायुमंडल की क्रिया द्वारा टूटने से असंगठित पैतृक पदार्थ बनाती हैं तो उन पदार्थों को रिगोलिथ कहते हैं, और इस रिगोलिथ के नीचे ठोस चट्टानें पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, रिगोलिथ क्या है कि जब चट्टानें वायुमंडल की क्रिया द्वारा टूटने से असंगठित पैतृक पदार्थ बना लें तो उसे कहते हैं रिगोलिथ, और रिगोलिथ के नीचे ठोस चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद जो मृदा है इसकी उत्पत्ति 2 प्रक्रमों द्वारा होती है। इसकी उत्पत्ति 9 प्रक्रमों द्वारा होती है बेटे। मृदा की उत्पत्ति कितने प्रक्रमों द्वारा होती है? 9 प्रक्रमों द्वारा होती है। ये 2 गलत है, यहाँ पर इसको सही कर लेंगे कि ये 2 है, 2 नहीं 9 है। 9 प्रक्रम आते हैं। अब 9 प्रक्रम कौन कौन से हैं बेटे? सबसे पहला है मृदा की उत्पत्ति प्राय 2 प्रक्रमों द्वारा होती है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं हैं 9, तो यहाँ पर मृदा उत्पत्ति प्राय 2 प्रक्रमों द्वारा ही होती है। 2 सही है बेटे, ध्यान रखना, 9 नहीं 2 ही है यहाँ पर। तो मृदा उत्पत्ति प्राय 2 प्रक्रमों द्वारा होती है। कौन कौन से? अपक्षय और प्रोफाइल का विकास। अपक्षय में क्या होता है? अपक्षय प्रक्रमों के फलस्वरूप मृदा की भौतिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो अपक्षय के फलस्वरूप मृदा की भौतिक संरचना जो है वो परिवर्तित होती है। तो एक तो अपक्षय से होती है मृदा की उत्पत्ति, दूसरा है प्रोफाइल का विकास। तो मृदा सहती में समस्त परतों का विकास होता है। यानी मृदा सहती का मतलब है मृदा प्रोफाइल। मृदा प्रोफाइल में समस्त परतों का विकास होता है, इसी को मृदा प्रोफाइल कहते हैं। मृदा का जो एक संगठित रूप है, मृदा की जितनी भी परतें हैं वो सब एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, उसी को कहते हैं मृदा प्रोफाइल। तो मृदा की सहती में समस्त परतों का विकास होता है, जिसे मृदा प्रोफाइल कहते हैं, और मृदा प्रोफाइल का विकास ही मृदा उत्पत्ति है। तो मृदा की उत्पत्ति अपक्षय और मृदा प्रोफाइल के विकास से होती है। अब हम बात करते हैं बेटे मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं। ये जो मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं होती हैं इनको पेडोजेनिक कहते हैं, है ना। तो मृदा निर्माणकारी जो प्रक्रियाएं हैं वो किस तरीके से होती हैं? तो मृदा निर्माण की प्राथमिक और विशिष्ट प्रक्रियाओं को पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक और विशिष्ट प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? पेडोजेनिक। तो मृदा निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं वो किस तरीके से हैं? ये 9 प्रक्रम हैं इसमें। तो सबसे पहला है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण। यानी कि जो पुराने कार्बनिक पदार्थ वो विच्छेदित हो जाएं, अपघटित हो जाएं, तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों का जब संश्लेषण होता है तो इस संश्लेषण की जो संयुक्त प्रक्रिया है उसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। मतलब कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन और नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की संयुक्त प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया मृदा की सतह पर ह्यूमस परत बनाने में सहायक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे चरण की, निच्छालन। निच्छालन का अर्थ होता है धुलाई। धुलाई होने से, धुलाई करना। तो इसमें क्या होता है? ऊपरी संस्तरों के जो अवयव हैं वो अंतःस्त्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया निच्छालन कहती है। मतलब ऊपरी संस्तरों से निचली सतह में चले जाने की जो प्रक्रिया वो निच्छालन कहलाती है। जैसे आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में सिलिका निच्छालित होकर निम्न संस्तरों में चली जाती है। मतलब नीचे संस्तरों में जाने की जो क्रिया है वो कहलाती है निच्छालन। इसके बाद है निक्षेपण। निक्षेपण का अर्थ होता है जमा होने की प्रक्रिया।
यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में, निच्छलन की क्रिया से जाते हैं निचले संस्तरों में, वहाँ पहुंचकर जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। तो निक्षेपण का अर्थ होता है धुला हुआ, इसे निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं, है ना। तो निक्षेपण का अर्थ क्या है? धुला हुआ, मतलब धुले हुए पदार्थ नीचे जा करके जमा हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्ले मतलब मृत्तिका, एल्यूमिनियम, आयरन आदि बी संस्तर में एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद बेटे अगला आता है पोर्टजोलीकरण। अगला कौन सा आता है? पोर्टजोलीकरण। तो यह रूसी शब्द जो पोर्टजोल से लिया गया है, इसका अर्थ होता है राख जैसा। इसका अर्थ क्या होता है? राख जैसा। तो इस प्रक्रम में हुमस और सेस्क्वी ऑक्साइड ऊपरी संस्तरों में बहकर नीचे के संस्तरों में आकर जमा हो जाते हैं। मतलब इसमें हुमस और ऑक्साइड जो पदार्थ है वो ऊपरी संस्तरों से बहकर नीचे की संस्तरों में जाते हैं और वहाँ जाकर जमा हो जाते हैं। यह क्रिया ठंडे और नम क्षेत्रों में होती है। तो ठंडे और नमी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादा होती है और इससे मृदा जो है अम्लीय बन जाती है। इसके बाद बेटे आता है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में यह जो लेटराइट शब्द है ना, यह लेटराइट शब्द से लिया गया है। ये किससे लिया गया है लेटराइजेशन? लेटराइट शब्द से। इसका अर्थ होता है ईंट के समान लाल कठोर। तो ईंट जैसा लाल रंग का और कठोर होता है। ये मृदाएं लाल और अम्लीय होती हैं। इसमें आयरन, Fe व एल्यूमिनियम के ऑक्साइडों की अधिकता पाई जाती है। तो लेटराइजेशन क्या है? राख जैसा कठोर पदार्थ है। लेटराइट शब्द से लिया गया है लेटराइजेशन। और लेटराइट का अर्थ होता है राख जैसा कठोर पदार्थ। तो ये मृदाएं लाल और अम्लीय होती हैं। इनमें आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइडों की अधिकता पाई जाती है। इसके बाद आता है बेटा कैल्सीकरण। तो कैल्सीकरण का अर्थ होता है कि मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के जमा होने की प्रक्रिया, यह कहलाती है कैल्सीकरण। कैसे जमा होता है सुन लो। पहले CO2 और जल, CO2 और जल क्रिया करते हैं जिससे H2CO3 बनता है। H2CO3 को कहते हैं कार्बनिक अम्ल। अब ये कार्बनिक अम्ल जो है मृदा में उपस्थित कैल्शियम आयनों से क्रिया करता है। तो जब ये कैल्शियम आयनों से क्रिया करेगा तो H2 को मुक्त करेगा और CaHCO3 का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। या यूँ कहें कि ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहलाता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये फिर से CO2 से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और जल बनाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की क्रिया या कैल्शियम कार्बोनेट के जमा होने की प्रक्रिया कहलाती है कैल्सीकरण। इसके बाद आता है डीकैल्सीकरण। डीकैल्सीकरण इसका उल्टा हो जाएगा। मृदा में CaCO3 के निष्कासित होने की प्रक्रिया, मृदा में से कैल्शियम कार्बोनेट के निष्कासित होने की प्रक्रिया कहलाती है डीकैल्सीकरण। इसके बाद बेटे आता है लवणीकरण। लवणीकरण क्या है? देखो इसमें मृदा में घुलनशील लवण जैसे कैल्शियम क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है SO4-2, इनका जमा होना लवणीकरण कहलाता है। तो मृदा में घुलनशील लवणों जैसे क्लोराइड आयन, सल्फेट आयनों का जमाव होना यानी कि मृदा में जाकर ये जम जाते हैं तो ये क्रिया कहलाती है लवणीकरण। ये लवण जो है सफ़ेद परत के रूप में मृदा के ऊपर रहते हैं और इन्हीं के कारण मृदा लवणीय बन जाती है। ये 8 कारक हो गए। इसके बाद बेटे नवा कारक आता है जो कि लास्ट कारक है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन में क्या है कि मृदा में विभिन्न संस्तरों के मिश्रित होकर मृदा के निर्माण करने की प्रक्रिया कहलाती है पेडोटर्बेशन। यानी कि विभिन्न संस्तर A, B, O ये जो हमने संस्तर पढ़े थे बेटे, ये जो और R संस्तर, ये जो संस्तर है ना A, B, O, R संस्तर, इन सब के निर्माण मृदा के निर्माण करने की प्रक्रिया यानी कि मृदा के विभिन्न सारे संस्तर सभी के मिश्रित होकर मृदा के निर्माण करने की प्रक्रिया पेडोटर्बेशन कहलाती है। यह जीव जंतुओं जैसे दीमक, केंचुआ आदि द्वारा होती है। तो पेडोटर्बेशन की क्रिया दीमक, केंचुआ आदि के द्वारा हो सकती है। तो इस तरीके से जो मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं हैं यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया पेडोजेनिक प्रक्रियाएं, इसको 9 चरणों में बांटा गया है।
और जब कंप्लीट मृदा का निर्माण होता है, यानी 9 भाग अलग अलग किए गए हैं, तो 9 पार्ट में डिवाइड करके और ये बताया गया कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा निर्माणकारी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिनको पेडोटर्बेशन कहा गया। यानी कि पेडोटर्बेशन क्या है बेटे? पेडोटर्बेशन होता है कि मृदा निर्माण की प्राथमिक और विशिष्ट प्रक्रियाओं को पेडोजेनिक प्रक्रिया कहते हैं। विशिष्ट और प्राथमिक क्रियाएं हैं उनको पेडोटर्बेशन कहते हैं। तो पेडोटर्बेशन वो क्या नाम से पेडोजेनिक, और पेडोजेनिक में ये 9 भाग आते हैं, है ना। तो इस तरीके से बेटे ये हुआ आज का टॉपिक हमारा मृदा निर्माण कंप्लीट। इसके बाद में हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो आएगा हमारा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।